साल 1984। दुनिया की सबसे ऊंची जंग शुरू होने वाली थी। ऐसी जगह जहां तापमान -40 से नीचे जाता है, जहां सांस लेना मुश्किल होता है और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान की सेनाएं यहीं आमने सामने खड़ी थीं। इस जंग की वजह न कोई शहर, न कोई गांव, न कोई सड़क, बल्कि नक्शे पर खींची गई एक अधूरी लाइन। और उसी अधूरी लाइन ने जन्म दिया ऑपरेशन मेघदूत को। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1971 की जंग में। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह जंग बहुत बड़ी थी। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और बना बांग्लादेश। भारत ने बड़ी जीत हासिल की। युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देशों ने तय किया कि अब कश्मीर की सीमा को स्पष्ट किया जाएगा। इसी के लिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि कश्मीर में सीमा को एक लाइन से तय किया जाएगा। इस लाइन को कहा गया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। नक्शे पर लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई जम्मू से कश्मीर तक और आगे पहाड़ों तक। लेकिन एक जगह आकर लाइन रुक गई। नक्शे में लिखा था NJ 9842। यह एक ग्रिड पॉइंट था जहां तक सीमा साफ थी। लेकिन उसके आगे नक्शे में सिर्फ इतना लिखा गया, थेन्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर, यानी यहां से आगे सीमा उत्तर की तरफ किस ग्लेशियर तक जाएगी, कौन सा ग्लेशियर कहां तक, कैसे, यह तय नहीं किया गया। उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसके आगे का इलाका दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में था। यह इलाका था सियाचिन ग्लेशियर, काराकोरम की पहाड़ियां और सालतोरो रिज। ऊंचाई 18,000 से ज्यादा, तापमान -40, हवा इतनी पतली कि चलना मुश्किल। दोनों देशों को लगा यहां कोई सेना नहीं आएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हुई। 1970 के दशक के आखिर में पाकिस्तान ने इस इलाके पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने नक्शे देखे और समझा, अगर सालतोरो रिज पर कब्जा हो गया तो पूरा सियाचिन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर बैठता है वही मजबूत होता है। पाकिस्तान ने धीरे धीरे एक चाल चलनी शुरू की। उन्होंने विदेशी पर्वतारोहियों को इस इलाके में जाने की अनुमति देना शुरू किया, लेकिन परमिट पाकिस्तान देता था। विदेशी टीमें पाकिस्तान के रास्ते सियाचिन तक जाती थीं। धीरे धीरे दुनिया के नक्शों में यह दिखाया जाने लगा कि यह इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है। भारत को शक तो हो रहा था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। तभी भारतीय सेना के एक अधिकारी इस इलाके पर गंभीरता से काम करने लगे। नाम था कर्नल नरेंद्र कुमार, और यहीं से कहानी बदलने वाली थी। वे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। उन्हें पहाड़ों पर ऑपरेशन का काफी अनुभव था। उन्हें लगा कि नक्शे में जो हिस्सा खाली छोड़ा गया है वहीं आगे चलकर सबसे बड़ा विवाद बनेगा। 1977 से 1981 के बीच उन्होंने कई बार लद्दाख और काराकोरम इलाके का दौरा किया। सरकारी रिकॉर्ड में ये पर्वतारोहण अभियान थे, लेकिन असल में यह सैन्य सर्वे था। उन्होंने देखा कि सियाचिन ग्लेशियर बहुत लंबा है और उसके पश्चिम में सालतोरो रिज है। अगर कोई इस रिज पर बैठ गया तो वे ऊपर से पूरे इलाके को देख सकता है। उन्होंने सेना मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, अगर दुश्मन पहले पहुंचा तो उसे हटाना लगभग नामुमकिन होगा। इसके बाद भारतीय सेना ने गुप्त सर्वे शुरू किए। लद्दाख स्काउट्स और हाई एल्टीट्यूड जवान इस मिशन में शामिल थे। उन्होंने बिलाफोंड ला सियाला और ग्योंगला जैसे दर्रे चिन्हित किए। ये दर्रे सालतोरो रिज तक पहुंचने के रास्ते थे। रिपोर्ट साफ थी, जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। लेकिन इतनी ऊंचाई पर सेना भेजना बहुत बड़ा फैसला था, और यही वजह थी कि दिल्ली में फैसला टाल दिया गया। लेकिन 1982 में एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान यूरोप की एक कंपनी से बहुत बड़ी मात्रा में हाई एल्टीट्यूड का सामान खरीद रहा है। इस सामान में थे स्पेशल स्नो बूट, ठंड से बचने वाले सूट, ग्लेशियर टेंट, ऑक्सीजन उपकरण और बर्फ में चलने का सामान। सबसे बड़ी बात यह थी कि यही कंपनी भारतीय सेना को भी सामान देती थी। जब ऑर्डर की जानकारी मिली तो शक हुआ। इतना बड़ा ऑर्डर सिर्फ पर्वतारोहण के लिए नहीं हो सकता था। जांच शुरू हुई और रिपोर्ट आई, पाकिस्तान सियाचिन इलाके में पोस्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, और यह काम 1984 की गर्मियों में होगा। अब भारत के पास बहुत कम समय था। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो उसे हटाना लगभग असंभव होता, क्योंकि जो ऊंचाई पर बैठता है वही जीतता है। यह रिपोर्ट सीधे सेना मुख्यालय पहुंची।
नॉर्दर्न कमांड में गुप्त बैठक हुई, नक्शे फिर खोले गए, कर्नल नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट फिर पढ़ी गई, साल तोरो रिज के दर्रे फिर चिन्हित किए गए, बिलाफोंडला, सियाला, ग्योंगला। फैसला साफ था, भारत को पाकिस्तान से पहले पहुंचना होगा, लेकिन यह ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। बहुत कम लोगों को पूरी जानकारी दी गई। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। नाम का मतलब था बादलों का दूत, क्योंकि सैनिकों को बादलों के ऊपर हेलीकॉप्टर से उतारा जाना था। अब सबसे बड़ा सवाल था कब जाना है। खुफिया रिपोर्ट कहती थी पाकिस्तान मई या जून में आएगा। भारत ने फैसला किया हम अप्रैल में जाएंगे, जब मौसम सबसे खराब होगा, जब दुश्मन को उम्मीद नहीं होगी। और यहीं से शुरू हुई ऑन ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी। ऑन ऑपरेशन मेघदूत का फैसला हो चुका था, अब शुरू हुई असली तैयारी। यह कोई सामान्य मिशन नहीं था, यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सेना उतारने की योजना थी। लक्ष्य साफ था, साल तोरो रिज के दर्रों पर पाकिस्तान से पहले कब्जा करना। सबसे जरूरी जगह थीं बिलाफोंडला, सियाला और ग्योंगला। अगर ये तीनों दर्रे भारत के पास रहते तो पूरा सियाचिन सुरक्षित रहता। अब सबसे बड़ा सवाल था वहां पहुंचा कैसे जाए। जमीन से जाना लगभग नामुमकिन था। ग्लेशियर पर चलना मतलब कभी भी दरार में गिरना। इसलिए फैसला हुआ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा। इंडियन एयर फोर्स को बुलाया गया, पायलटों को बताया गया ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी, हवा पतली होगी और हेलीकॉप्टर पूरी ताकत से नहीं उड़ पाएगा। ऑपरेशन के लिए चुने गए चीता हेलीकॉप्टर और MI-8 हेलीकॉप्टर। MI-8 सामान लेकर जाएगा, चीता ऊपर तक सैनिक उतारेगा। अब जवानों का चयन हुआ। लद्दाख स्काउट्स कुमाऊन रेजिमेंट इंजीनियर यूनिट सिग्नल टीम सिर्फ वही चुने गए जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर चुके थे। ऑपरेशन का बेस बनाया गया लद्दाख का थॉइस एयरबेस। यहीं से इतिहास बदलने वाला था। तारीख तय हुई 13 अप्रैल 1984। मौसम खराब था, बर्फ ज्यादा थी, लेकिन यही मौका था क्योंकि पाकिस्तान भी आने वाला था और भारत उससे पहले पहुंचना चाहता था। सुबह जल्दी हेलीकॉप्टर तैयार थे। MI-8 ने सामान पहुंचाया। अब बारी थी चीता की। छोटा हेलीकॉप्टर लेकिन सबसे जरूरी। पहली उड़ान गई बिलाफोंडला की तरफ। ऊंचाई बढ़ती गई, हवा पतली होती गई, नीचे सिर्फ बर्फ थी, जगह बहुत छोटी थी, हेलीकॉप्टर पूरी तरह उतर नहीं सकता था। पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवा में संभाला और जवान कूदकर नीचे उतरे। कुछ ही मिनटों में भारतीय सैनिक दर्रे पर खड़े थे। बिलाफोंडला भारत के कब्जे में था। फिर उड़ान गई सियाला की तरफ। ये और ऊंचा था, लेकिन पायलट नहीं रुके, जवान उतरे। सियाला भी भारत के पास आ गया। तीसरा लक्ष्य था ग्योंगला। तेज हवा, डीली बर्फ, कम ऑन ऑक्सीजन, फिर भी टीम उतरी और ग्योंगला भी भारत के नियंत्रण में आ गया। कुछ ही घंटों में भारत साल तोरो रिज पर बैठ चुका था, लेकिन अब पाकिस्तान को खबर मिलने वाली थी। अगले दिन पाकिस्तान को पता चला कि भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया है। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर अप्रैल में ऑपरेशन करना लगभग असंभव था। लेकिन जब उन्होंने देखा तो भारतीय सेना पहले से ऊपर थी। उन्होंने नीचे से चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर बैठे सैनिक को हमेशा फायदा होता है। हर कोशिश नाकाम हुई और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे ऊंची जंग। यह लड़ाई गोलियों से ज्यादा मौसम से थी। -40 तापमान, तेज हवा, ऑक्सीजन कम। कई सैनिक गोली से नहीं, ठंड से शहीद हुए। लेकिन पोस्ट नहीं छोड़ी गई, क्योंकि ऊंचाई छोड़ने का मतलब था हार। लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। 1987 में एक ऊंची पोस्ट पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यह जगह बहुत खतरनाक थी। ऊंचाई करीब 20,000 फीट, नीचे से हमला लगभग नामुमकिन। लेकिन भारतीय सेना ने फैसला किया पोस्ट वापस लेनी है। जिम्मेदारी दी गई जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को। टीम की अगुवाई कर रहे थे नायब सूबेदार बाना सिंह। भारी बर्फबारी में जवान रात को चढ़े। घंटों चढ़ाई के बाद वे ऊपर पहुंचे। करीबी लड़ाई हुई और पोस्ट भारत ने वापस ले ली। इस पोस्ट का नाम रखा गया बाना टॉप। आज भी यह भारत के पास है। 1984 से लेकर आज तक सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। यहां दुश्मन से ज्यादा मौसम खतरनाक है। हर दिन हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, राशन जाता है, दवाई जाती है, गोला बारूद जाता है। क्योंकि अगर सियाचिन छूटा तो साल तोरो छूटेगा, अगर साल तोरो छूटा तो लद्दाख खतरे में आएगा। इसीलिए 1984 में लिया गया फैसला आज भी जारी है। यही था ऑपरेशन मेघदूत।